साथियों नमस्कार, कैसन हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम चर्चा में लेंगे जो कि है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच का। जजमेंट का डेट है 26 अगस्त 2025। तारीख नोट कर लीजिए। प्रतीक्षा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जजमेंट का टाइटल है। ये भी जो है नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में भी जो आरोपी था उस पर एफआईआर हुआ। धारा 409, धारा 420, धारा 34, धारा 120 भी आईपीसी के तहत। कुल मिलाकर के नटशेल में आरोप ये थे कि आपने चीट भी किया है, आपने गबन भी किया है और आपने कॉन्स्पिरेसी भी करी है। और इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 2 पीसी एक्ट के आरोप भी लगाए गए थे कंसर्न आरोपी पे एफआईआर में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एफआईआर जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके पश्चात आरोपी ने बेल मूव किया धारा 483 BNSS के तहत और अल्टीमेटली उसको बेल नहीं मिला सेशंस कोर्ट से। फिर आरोपी ने अप्लाई किया बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 483 ऑफ BNSS। एक बार नोट कीजिएगा कि जब कभी भी आपके ऊपर आरोप है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का और आपको गिरफ्तार किया जाता है या ऐसा कोर्ट जिसके समक्ष आपकी ट्रायल होनी है, उसका दर्जा कैसा होगा? उसका दर्जा होगा कोर्ट ऑफ सेशंस का। वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं है। कई बार देखा है मैंने लोगों को कि एसीडी कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब तारीख दे दीजिए। ध्यान रखिएगा वो मजिस्ट्रेट नहीं है, वो सेशन जज है। उनका स्पेशल पावर है एज पर द प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? और कानून ये कहता है हमारे देश का कि अगर सेशंस कोर्ट के समक्ष आपको आवेदन करना है जमानत के लिए या आपको आवेदन करना है हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए और आप कस्टडी में मीन्स अरेस्ट हो गए, अभी कस्टडी में कोर्ट किया, तो ऐसी स्थिति में आपको धारा 483 BNSS पर निर्भर करना होगा। तो इसमें कहना यह था प्रोसिक्यूशन का कि जो सैलरी थी ऑफिशियल्स की उसको ट्रांसफर कर लिया अक्यूज ने अपने अकाउंट में और अल्टीमेटली कंसर्न अक्यूज ने यह अमाउंट ट्रांसफर कर दिया को अक्यूज को। इस प्रकार लाखों रुपए का जो है गबन हो गया और इसके लिए दोनों अक्यूज जो है जिम्मेदार है, मींस द प्राइम अक्यूज एंड द को अक्यूज। इस केस में जो एप्लीकांट है ये को अक्यूज है। क्लियर है? तर्क ये था कंसर्न आरोपी का कि मुझे इस मामले में जो है झूठा फंसाया गया है। ये तर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार देखा गया है कि एंटी करप्शन हो या विजिलेंस हो या सीबीआई हो, ये फैक्ट्स को वेरीफाई करते नहीं है। इनका कहना यह है कि चूंकि प्रथम दृष्टया एविडेंस मिल गई और आपके जो अकाउंट से उनसे ट्रांजेक्शन मिल गया, दैट्स व्हाई यू आर लायबल। इनका कहना यह था कि अगर सही ढंग से जांच हो गई होती तो निश्चित तौर पे जो निष्कर्ष था गिल्ट का वो नहीं आता। क्लियर है बात है? और किसी भी रूप में नौबत ही नहीं आती हमारी गिरफ्तारी की। तो कुल मिलाकर के गिरफ्तारी से जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसके जो फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हुए और इसके अलावा जो न्यायालय है उसका जो मूल्यवान समय है वो भी जाया हुआ है। इनका कहना यह है कि जो स्टोरी रखी है प्रोसिक्यूशन ने वो स्टोरी बिल्कुल गलत है। इनका जो फ्लो चार्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि सैलरी गवर्नमेंट से आई थी ऑफिशियल्स के लिए। कंसर्न आरोपी ने इस सैलरी को ट्रांसफर कर लिया अपने खाते में और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया चेक के माध्यम से को अक्यूज के खाते में और गबन हो गया लाखों रुपए का। पर फंडामेंटल फैक्ट यह है कि इस कार्रवाई के दौरान सबसे पहले हमारे विरुद्ध हुआ डिपार्टमेंटल एक्शन और उस डिपार्टमेंटल एक्शन में हमने ये अमाउंट जो है रिफंड कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब अमाउंट रिफंड हो गया, उसकी रिसिप्ट है और प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट है, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है को अक्यूज की। पर उसके बावजूद भी ना केवल उसे गिल्ट माना गया अभी तो उसको अरेस्ट भी किया गया। तो ऐसे सिनेरियो में जो फंडामेंटल बेसिस था एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का उसको एजेंसी ने ही वॉयलेट किया है। दूसरी बात यह है कि अक्यूज जो है वो इनोसेंट है। तीसरी बात यह है कि अक्यूज जो है वो जेल में है सिंस अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म डिटेंशन इन जेल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड टू गेट द बेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। और अक्सर होता है ऐसा कि अगर मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है या ट्रायल की स्टेज पे है तो ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कंक्लूड। तो ऐसी स्थिति में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू गेट द बेल। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है हमारा, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, ये भी ग्राउंड बनते हैं इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो धारा 480 सब क्लॉज 3 BNSS की शर्तें हैं
उसको भी जो है इंकॉर्पोरेट करना चाहिए बेल एप्लीकेशन में, क्योंकि जब कोर्ट आदेश करता है तो निश्चित तौर पे लिखता है कि जो भी कंडीशंस हैं धारा 480 सब क्लॉज 3 BNSS की, उसकी भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए कि गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे, थ्रेट नहीं करेंगे, एविडेंस को जो है डिसअपियर नहीं करेंगे। तमाम ग्राउंड महत्वपूर्ण है जिस पर जोर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप बेल को आर्ग्यू करो तो जो मूल है धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B BNSS का, उस पर आर्ग्यू करो कि क्या मैं गवाहों को टेम्पर कर रहा था, आंसर इज नो। क्या मैं एविडेंस को डिसअपियर कर रहा था, आंसर इज नो। क्या मैं कॉपरेट नहीं कर रहा था, आंसर इज नो, क्योंकि मैंने कॉपरेशन तो कर दिया, जो भी आपकी इंक्वायरीज थी उसका मैंने उत्तर दे दिया, पर आप क्या चाहते हो कन्फेशन करूं, ये संभव नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि एजेंसी आपको कन्फेशन के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और इवन पार्लियामेंट ने भी कहा है कि अब तो जगना ही पड़ेगा। धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नोट डाउन कर लो आप लोग, उसके अनुक्रम में ये साफ बात लिखी हुई है कि नो एविडेंस कुड बी ऑब्टेन्ड बाय द वे ऑफ कन्फेशन। पर अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत रिपोर्ट कर दो मजिस्ट्रेट को, जितना देरी करोगे उतना ही नुकसान आप लोग खाओगे। इट शैल बी डीम्ड दैट कि आपने अधिकार वेव कर दिया। किधर हो गया आपने को? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर काम करना होता है। जैसे यहां पर को-अक्यूज ने किया, सबसे पहले जो मोटिव था उसको उसने डायल्यूट कर दिया। अगर मैं बेईमान होता तो मैं पैसा रिफंड क्यों करता? तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी बदनीति नहीं है मेरी, ना कोई मेरा ऐसा कॉन्डक्ट है, ना कोई मेरा ऐसा एंटीसीडेंट है, ना ही मेरे ऐसी कोई इंटेंशन है। और कंडक्ट अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पैसा जब गलत मेरे खाते में आ गया, मुझे मालूम पड़ गया, मैंने बोनाफाइडली उस अमाउंट को जो है रिफंड कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी गिल्ट का हाइपोथेसिस मेरे विरुद्ध ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली कोर्ट ग्रांटेड द बेल। तो कितना इफेक्टिव वर्कआउट हुआ? तो कहने की बात यह है कि जब भी आप लोग बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इफेक्टिव वे में बिल को ड्राफ्ट करें, निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी मिलेगी। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।